जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला में पार्ट 2 देखेंगे। किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, जो हमने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें हमने कई चीज़ें देखी थी। हमने करंट देखा था, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट देखा था, डायरेक्ट करंट देखा था, फिर हमने देखा था अलग अलग डिवाइसेस देखे थे, इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा था, मोटर देखी थी, ट्रांसफॉर्मर्स देखे थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने बात की थी। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, उसमें लगभग 25 क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहले आप जाके वो देखिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हुई है, जैसे 3 पिन प्लग्स कैसे होते हैं, उनके वायर्स कैसे होते हैं, वायर्स में अलग अलग जो पिन्स होती हैं उनका काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसमें भी कई ढेर सारे क्वेश्चंस डील किए गए हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपना देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। यूपी पीसीएस 1990 में पूछा गया था। आपसे पूछ रहा है व्हाट गैसेस आर फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में वो जो फ्लोरोसेंट लाइट्स होती हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, कौन सी गैस उसमें फिल्ड होती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन डी मरकरी और ऑप्शन डी मरकरी एंड नियॉन। तो इसका सही आंसर है मरकरी एंड नियॉन। ठीक है, मरकरी एंड नियॉन भरी होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। Fluorescent lamps are filled with low pressure gases, especially mercury and noble gases like argon, neon, xenon and krypton। ठीक है, नोबल गैसेस का यूज होता है और मरकरी का यूज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लोरोसेंट लैंप में मरकरी और नियॉन यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इन कंपैरिजन टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब अ फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्रिफर्ड। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब काफ़ी इनएफिशिएंट होते हैं। ये लगभग 5 से 7% इलेक्ट्रिसिटी को ही लाइट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 5 से 7% इलेक्ट्रिसिटी को ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है। तो इसी इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आई थी, जो क्या करती है लगभग 20 से 25% तक इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो इनका जो सक्सेस रेशियो है या एफिशिएंसी रेशियो है वो ज़्यादा है, लगभग 20 से 25% तक है। तो इसका सही आंसर ये होगा कि इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसलिए यूज़ होते हैं, इसलिए ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है प्रेफर किए जाते हैं। देख लेते हैं ये यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हुए हैं और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग अपने आंसर्स को मार्क करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है इट हैज़ ग्रेटर एक्सटर्नल आउटर सरफेस टू रेडिएट और एमिट द लाइट। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी बोल रहा है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं इन द ट्यूब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी का मतलब ही क्या है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलमोस्ट कन्वर्टेड टू, पता नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है। डी नन ऑफ दीज, तो डी नन ऑफ दीज लग रहा है होना चाहिए। ठीक है, हाँ डी है आंसर। इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल बल्ब फ्लोरोसेंट ट्यूब ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, अ बल्ब ऑफ 100 वॉट कन्वर्ट्स ओनली 5% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। हमने आपको बताया था बल्ब काफ़ी इनएफिशिएंट होते हैं, सिर्फ 5 से 7% तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं वो लगभग 22% तक, मतलब 20 से 25% तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। बढ़ते हैं आगे 52 नंबर क्वेश्चन पे। बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है हाउ डज व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब। ठीक है, तो आपने ट्यूबलाइट्स में देखा होगा कि ट्यूबलाइट्स में व्हाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा जिसकी वजह से व्हाइट लाइट होती होगी। ठीक है, एलिमेंट की वजह से होती होगी या ऑसिलेशन की वजह से होती होगी। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं तो वो जो वेपर्स होते हैं ट्यूबलाइट के अंदर, ये ट्यूबलाइट हो गई, ट्यूबलाइट के अंदर वेपर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको आयनाइज कर देते हैं और इससे क्या होगा, इससे वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। देखते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में जैसे मरकरी और नियॉन के वेपर्स होते हैं, हमने देखा था मरकरी और नियॉन के वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लाइट पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करने लगते हैं। और जब यहाँ पे ये गैसेस भरी हुई हैं ट्यूबलाइट के अंदर, तो जब मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट हो रहे हैं तो क्या होगा, ये गैसेस आयनाइज हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे सही है। तो हाउ डज व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द हाउ डज व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाय हीटिंग अप द कॉपर वायर। नहीं,
बाय हीटिंग ऑफ द फिलामेंट, नहीं, फिलामेंट हीट करने पे तो पीली लाइट भी मिल जाती है, ठीक है। कॉपर वायर को भी हीट करने पे पीली लाइट मिल जाती है, व्हाइट लाइट क्यों प्रोड्यूस होती है? बाय एक्सेलरेटिंग द एटम्स, ये हो सकता है, या बाय ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स। तो डी, बाय ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, बाय ऑसिलेटिंग द मॉलिक्यूल्स इसका सही आंसर होगा। अ ट्यूब लाइट और फ्लोरोसेंट लैम्प इज अ काइंड ऑफ लाइट दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मर्करी वेपर। हमने आपको बताया था मर्करी और नियॉन होता है, जिसमें मर्करी वेपर को यूज किया जाता है व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस करने में। द इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल एट हाई स्पीड बिटवीन द पोल्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स हिट द मर्करी गैस मॉलिक्यूल्स एंड ऑसिलेट देम, ठीक है, तो मर्करी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑसिलेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की हाई स्पीड की वजह से। द मर्करी गैस इज देन आयोनाइज्ड बाय द करंट फ्लोइंग विद इन, प्रोड्यूसिंग अल्ट्रावायलेट वेव रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस। सिंस ह्यूमन आइज unable to see this radiation, the glass tube is coated with fluorescent material which changes it into white light. Thus among the given options option D is the correct answer, ठीक है। तो मरकरी वेपर्स फॉर्म होते हैं जो कि यूवी लाइट प्रोड्यूस करती है, और यूवी लाइट तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ है ट्यूबलाइट के ऊपर, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ है जिसकी वजह से व्हाइट लाइट हमें दिख जाती है, ठीक है। तो पर ये ओरिजिनली होती है मरकरी वेपर्स के ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, ठीक है। मरकरी वेपर्स होते हैं ट्यूबलाइट्स के अंदर, उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन होता है, व्हाइट लाइट यूवी रेज प्रोड्यूस होती है, इन टर्न यूवी रेज हमें व्हाइट लाइट जैसी दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, MPPCS का क्वेश्चन है 2000 का। ये आपसे पूछ रहा है विच इज़ द गैस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन तो नहीं होता है। ऑप्शन बी एयर, एयर होती क्या, हवा, नहीं। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होती। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, तो नन ऑफ दी अबव सही आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन होती है बल्ब के अंदर। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर कौन सी होती है, तो सोडियम नहीं नियॉन और मरकरी, ठीक है, ये अभी हमने देखा था मरकरी और नियॉन, ठीक है। कुछ बल्ब में सोडियम भी भरी रहती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन, ठीक बात है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो था वो एडिसन ने इन्वेंट किया था। अ कॉइल्ड फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट फिट्स इनसाइड इट, ठीक है, टंगस्टन मेटल हमने देखा था ऐसे 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 होता है, और क्या होता है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ताकि बहुत जल्दी ये पिघल ना जाए और बल्ब फ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि टंगस्टन वाले बल्ब की शॉर्ट लाइफ क्यों होती है, क्योंकि टंगस्टन मेटल का जो वायर होता है, जो फिलामेंट होता है, उसकी जो वायर होती है बहुत थिन होती है, ठीक है, बहुत ही फ्रेजाइल होती है, बहुत थिन होती है, तो ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस होता है बल्ब के अंदर तो क्या होता है, वो बल्ब फ्यूज हो जाता है, फिलामेंट टूट जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए जो फिलामेंट वाले बल्ब्स होते थे उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती थी, ठीक है। टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज आर फिल्ड, ठीक है, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज आर फिल्ड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 54 नंबर क्वेश्चन, IAS 2000 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और खतरनाक होगा। देखते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विद चोक, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती थी, ट्यूब लाइट होती थी यहाँ पे, जो हम लोग के घर में पहले ट्यूब लाइट होती थी लगाई जाती थी, उसमें चोक होते थे, अब तो बिना चोक के आते हैं, पहले चोक आते थे, ठीक है। चोक का क्या काम होता था आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ें तो कोई नहीं पढ़ता है, अनलेस कोई स्पेशल जानकारी हो किसी को तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिकली ये बुक में तो दिया नहीं होता है कि हम लोग पढ़ के समझ लें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर करंट अफेयर्स में भी होता है तो ऐसी चीज़ तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेहतर यही होगा कि बस इसका क्वेश्चन याद कर लें, आंसर याद कर लें, कि अगर ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, तो हम भी हूबहू आंसर सही मार दें बस, ठीक है। तो इसका सही काम है स्टेप्स ऑफ द लाइन वोल्टेज, ठीक है, स्टेप्स ऑफ द लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग ने ट्रांसफार्मर देखा था, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो चेंज करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, ठीक है, स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप में क्या करता था, वोल्टेज को बढ़ा देता था, ठीक है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर देता था, और स्टेप डाउन को क्या करता था, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देता था। तो चोक का भी यही काम है, स्टेप अप द लाइन वोल्टेज, ठीक है, स्टेप अप द लाइन वोल्टेज। अगर वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, बहुत धीमे धीमे लाइट जल रही है, तो क्या करेगा, चोक छोटा सा ट्रांसफार्मर का काम करता है जो कि स्टेप अप कर देगा लाइन वोल्टेज
वोल्टेज को बढ़ा देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा चोक का यही काम होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं चोक का काम क्या है। स्टार्टर इन ट्यूब लाइट इंक्रीजेज द करंट एंड सेंड्स इट टू द चोक। चोक कॉइल स्टेप्स अप द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिटेड करंट एंड सेंड इट बैक टू ट्यूब लाइट रिजल्टिंग ट्यूब लाइट टू ग्लो, ठीक है। आफ्टर दिस वर्क ऑफ द स्टार्टर गेट्स फिनिश्ड एंड चोक इज यूज्ड टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज, thus prevent the ट्यूब लाइट फ्रॉम एनी डैमेज, ठीक है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दोनों होना चाहिए था, स्टेप डाउन भी करता है और स्टेप अप भी करता है। पता नहीं है कैसे ए ऑप्शन हुआ है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि चोक जो है चोक इज यूज टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द लाइन वोल्टेज, तो दोनों होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली ये बात तो नहीं लिखी है। अच्छा, चोक कॉइल के बारे में पूछा, चोक कॉइल के बारे में, चोक कॉइल स्टेप्स ऑफ द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिटेड करंट, ठीक है। चोक कॉइल के बारे में पूछा है, सिर्फ चोक के बारे में नहीं पूछा है। अगर चोक के बारे में पूछे होते तो स्टेप्स अप या स्टेप डाउन, पर चोक कॉइल स्पेसिफिकली क्या करता है, स्टेप अप कर देता है वोल्टेज को। इससे क्या होता है, प्रकाश ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 अपना। ये कहाँ पे पूछा गया है, तो ये यूपीपीसीएस प्री 21 का क्वेश्चन है, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या पूछा है। विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक पॉइंट से, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जितना काम होगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना काम होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी इलेक्ट्रॉन से क्यों जाए, दूसरी जगह पे क्यों जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये ट्रैवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की थी। इनकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। इनकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। और वोल्टेज डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल होता है, फ्लो ऑफ करंट के। उतना ही फ्लो ऑफ करंट होगा, ये हमने देखा था, उतना ही फ्लो ऑफ करंट होगा जितना वोल्टेज होगा, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो हमने ये वाला एक इस्टेब्लिश किया था रिलेशन, V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R कांस्टेंट था ओम्स लॉ का, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया था, ठीक है। जितना वोल्टेज उतना करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। जितना कम वोल्टेज उतना कम फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये सारी बातें हमने देखी थी अपने चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे रेफर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, फिर यहाँ पे आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को टेस्ट करिए, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये तो देखना ही भूल गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। तो ये बोल रहा है ये स्केलर क्वांटिटी है स्टेटमेंट 1 में, स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने देखा था ये स्केलर क्वांटिटी, हमने आपको बताया था इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। आंसर ए इसका सही ऑप्शन है, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, 56 नंबर देखते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। If potential difference and current flowing through a wire is increased twice, then each electric power will be, ठीक है। देखिए हमने अभी आपको ओम्स लॉ पढ़ाया है हल्का सा, कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ करंट के। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये हमें पता था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इज इंक्रीज्ड ट्वाइस, ठीक है। अब इनको मतलब वोल्टेज कर दिया गया है, वोल्टेज 2V कर दिया गया है, ट्वाइस कर दिया गया है। I भी क्या कर दिया गया है, 2I कर दिया गया है, ठीक है। अब हमने पावर को लेके कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज फ्लोइंग, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग, ये पावर का वो था, क्या कहते हैं, पावर का एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ यूनिट्स का एक फॉर्मूला था, वोल्टेज इनटू करंट फ्लोन, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट फ्लोन। वोल्ट क्या है यहाँ पे, तो 2V हो गया है, I क्या हो गया है, 2I कर दिया गया है, तो 4VI हो गया ना, 4VI, ठीक है, 4VI। तो पावर क्या हुआ, पावर 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है, पावर 4 टाइम्स बढ़ गया। देखते हैं क्या पूछा है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज्ड ट्वाइस, देन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक पावर विल बी, तो 4 टाइम्स होना चाहिए। विल रिमेन अनअफेक्टेड गलत है, विल इंक्रीज 4 टाइम्स सही है, ऑप्शन बी सही होगा। विल इंक्रीज 2 टाइम्स गलत है, विल डिक्रीज हाफ गलत है, नन ऑफ दीज गलत है। विल इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है।
ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई हमने आपको बताया था एक रिलेशन होता है, एक ही रिलेशन एक और होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो आपको ये रिलेशन याद रखने हैं, दो चीज़, पावर के वोल्टेज इंटू करंट और वोल्टेज के V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज और करंट दोनों को बढ़ा दिया, 2V इंटू 2I, तो ये 4VI हो गया, जो कि पावर से क्या होता है, तो पावर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। हेंस पावर विल इंक्रीज 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, IAS 96 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, असर्शन रीजनिंग वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होता है कि आपको दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को अलग अलग वेरीफाई करना होता है। जो भी स्टेटमेंट है, सॉरी जो भी असर्शन है, ये असर्शन हो गया और ये रीजनिंग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये रीजनिंग स्टेटमेंट हो गया, इन दोनों को इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है, दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक है। अगर दोनों सही हैं तब आप स्टेप 2 पे आएंगे और स्टेप 2 पे चेक करेंगे कि जो रीजनिंग है वो क्या असर्शन को लॉजिकली सेटिस्फाई कर रही है। ये आप स्टेप 2 में देखेंगे जब ए और आर दोनों सही होंगे इंडिविजुअली चेक करने पर। अगर ए और आर में एक भी कोई गलत हो गया स्टेप 1 में, तो आप स्टेप 2 में नहीं जाएंगे, तब आप स्टेप 1 में रह के आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा असर्शन और रीजनिंग स्टेटमेंट क्या क्या है। असर्शन बोल रहा है ट्रांसफॉर्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेजेस, और रीजन दे रहा है ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट्स, ठीक है। तो हमने कई डिवाइसेस के बारे में बात की थी जब अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो के बारे में बात की थी, और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात की, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम देखा था हम लोग ने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर जो थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करती थी। इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो क्या करते थे, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। मोटर क्या करती थी, मोटर इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी। मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। और डायनमो और जनरेटर जो होते थे वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। ट्रांसफार्मर का क्या काम था, तो ट्रांसफार्मर का काम था एसी का, ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज कांस्टेंट करना, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज कांस्टेंट करना, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज कांस्टेंट करना, स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा था, ये हमने देखा था डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, क्योंकि डायरेक्ट करंट क्या होता है, वो सिंगल लाइन में एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, जिससे उसका जो वोल्टेज भी है वो भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसलिए ट्रांसफार्मर जो है वो डायरेक्ट करंट के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट के लिए यूज ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो करते हैं, वो अप एंड डाउन ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं, ठीक है। अप एंड डाउन ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, ठीक है। वोल्टेज भी क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग ने ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का जब डिफरेंस देख रहे थे अपने चैप्टर में, वहां पे की थी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हमने देखा था वहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट की सर्किट में काम करता है। तो असर्शन तो सही है, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है ट्रांसफार्मर वोल्टेजेस को, पर ये डीसी सर्किट में नहीं, ये एसी सर्किट में यूज होता है, क्योंकि एसी सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता है, वोल्टेज कॉन्स्टेंटली क्या करता रहता है, डायनामिक रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। डेफिनेट वोल्टेज नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 देखा अपना, क्या हुआ, दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही निकला, दूसरा स्टेटमेंट गलत निकला। तो हम लोग स्टेप 2 की तरफ जाएंगे नहीं, हम लोग स्टेप 1 में ही एक रीजन को गलत मार्क करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं गलत है, आर गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी सही है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। देख लेते हैं, अ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन टू और मोर इंटरकनेक्टेड सर्किट्स थ्रू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, याद रखिएगा कि कोई कन्वर्जन नहीं करता है डायनमो और मोटर के जैसे, ठीक है। ये खाली वोल्टेज को क्या करता है, अप डाउन करता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर्स कैन ओनली फंक्शन विद अल्टरनेटिंग करंट एंड नॉट विद डायरेक्ट करंट, ये हमने
हमने आपको रीजन भी बता दिया इसका, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं फ्लो करता है, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से इसमें इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, इसके वोल्टेज में इनकंसिस्टेंसीज होती है, ठीक है, कभी वोल्टेज ज़्यादा कभी वोल्टेज कम, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनकंसिस्टेंसीज की रहने की वजह से क्या होता है, अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं यूज होगा तो हमारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, ताकि वोल्टेज को बढ़ा दिया जा सके बहुत कम होने पे और घटा दिया जा सके बहुत ज़्यादा होने पे, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट की सर्किट्स में यूज़ होता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, ट्रांसफार्मर किस लिए यूज होता है, तो अभी हमने देखा कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, नहीं, एसी इनटू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, हमने बात की थी रेक्टिफायर का यूज होता है, ठीक है, रेक्टिफायर का यूज होता है। डीसी और एसी को कन्वर्ट करने में किसका यूज होता है, तो इन्वर्टर का यूज होता है, ठीक है, इन्वर्टर का यूज होता है, ठीक है। टू स्टेप अप डीसी वोल्टेजेस, नहीं, डीसी में तो ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है, अभी हमने देखा था। टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेजेस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी एकदम सही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑल्टरनेटिंग करंट। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉइल्स इन ट्रांसफार्मर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू प्राइमरी कॉइल विच इन्फ्लिक्ट्स पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये आप बात याद रखिएगा, यूपीपीसीएस 2006 का ये क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 62, यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। अब मोबाइल फोन चार्जर इज, ठीक है, मोबाइल फोन का चार्जर क्या है आपको ये बताना है, क्या ये इन्वर्टर है, या ये यूपीएस है, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो मोबाइल फोन का चार्जर क्या है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, तो वोल्टेज को क्या करना होता है, वोल्टेज को वेरी करना होता है, वोल्टेज को कंट्रोल में करना होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, बहुत हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे लाना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे लाना, ठीक है। A mobile phone charger works on the simple principle of conversion of alternating current to direct current, ठीक है। तो जो मोबाइल फोन का चार्जर है वो क्या करता है, वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मोबाइल फोन का जो चार्जर है वो क्या करता है, एसी को डीसी में करता है, मतलब रेक्टिफायर का काम करता है। एज वी कनेक्ट चार्जर टू 220 वोल्ट एसी स्विच बोर्ड, द फर्स्ट जॉब ऑफ चार्जर इज टू स्टेप डाउन हाई वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे ही हम चार्जर को लगाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि वोल्टेज को कम कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वो मोबाइल को ख़राब कर देगा, उनके अप्लायंसेस इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो इतना हाई वोल्टेज बर्दाश्त कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, जनरली 9 वोल्ट या 10 वोल्ट के होते हैं, ठीक है। तो ये 9 वोल्ट तक 10 वोल्ट तक ले आता है, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है यूज होता है मोबाइल फोन चार्जर में, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, आरएएस 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्जन बताया जा रहा है, देख लेते हैं कौन कौन सा सही मैच है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमने अभी बात की थी और हमने चैप्टर में भी अपने बात की है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, अभी हमने आपको बताया था और हम लोग ने अपने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रिकल को मोटर में कन्वर्ट, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल सही बात है। डीजल इंजन क्या है, डीजल इंजन लाइट टू इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, लाइट टू इलेक्ट्रिकल है। और सोलर सेल क्या है, केमिकल टू मैकेनिकल है। सोलर सेल क्या करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है, मैकेनिकल में नहीं करता है, तो ऑप्शन 4 तो गलत है। डीजल इंजन क्या करता है, डीजल इंजन क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है, लाइट को नहीं। डीजल इंजन क्या है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 गलत है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है, देख लेते कहाँ है, ऑप्शन 1 एंड 2 यही सही है, ठीक है। ऑप्शन बी 3 गलत है, 4th गलत है, 3 और 4 तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अ मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। डीजल इंजन क्या करता है, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। इज एन इंटरनल कंबशन इंजन इन विच हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन ऑफ एयर इन द सिलेंड्रिकल इज यूज्ड टू इग्नाइट द फ्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है डीजल इंजन, ठीक है। और सोलर सेल क्या करता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये केमिकल एनर्जी जो आती है, सन की एनर्जी आती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हालांकि हम लोग ने एक बार अपने चैप्टर में पढ़ा था, फिर भी यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है, तो एसी जनरेटर क्या होता है? जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, मतलब इनकी जो करंट है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये हमने देखा था। की फीचर इसका क्या है? इज द यूज ऑफ स्लिप रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग्स का यूज करता है एसी जनरेटर, विच अलाउज कंटिन्यूअस कनेक्शन एज द रोटर स्पिन्स विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो हमने देखा था एसी कैसे मूव करता है, एसी करंट जो होता है ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट बनाने के लिए, इसको एक डेफिनेट डायरेक्शन में बनाने के लिए स्लिप रिंग्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट करंट बनाने के लिए, ऐसे ऐसे सिंपल ऐसे डायरेक्ट करंट बनाने के लिए, डायरेक्ट करंट बनाने के लिए, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है? स्लिप रिंग्स का यूज किया जाता है। द करंट प्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेट्स डायरेक्शन एज रोटर टर्न्स। ठीक है, तो जैसे ही ऐसे होगा, ऐसे ऊपर जाएगा तो इसको रिवर्स कर देगा सिंगल लाइन में। ठीक है, जैसे नीचे जाएगा तो इसको रिवर्स कर देगा सिंगल लाइन में। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, फॉरवर्ड लाइन में। कौन? स्लिप रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो याद रखिएगा एसी क्या यूज करता है? एसी जनरेटर स्लिप रिंग्स यूज करता है। डीसी जनरेटर में देख लेते हैं, ये प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट करंट। इनके पास जो की कॉम्पोनेंट होता है वो होता है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर क्या करता है? विच वर्क्स टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड इन रोटर विंड विंग्स ऑफ द डायरेक्ट करंट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एट द राइट मोमेंट्स। ठीक है, this allows the output to remain in one direction, thus producing DC। ठीक है, तो AC जनरेटर में डेफिनेट डायरेक्शन कौन लाता है? स्लिप रिंग्स लाता है। DC जनरेटर में एक डेफिनेट डायरेक्शन कौन लाता है? तो वो कम्यूटेटर लाता है। ठीक है, आप ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली चीजें याद रखिएगा। ये कम्यूटेटर देख लीजिए DC में होता है और स्लिप रिंग्स होता है AC में। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एक डेफिनेट डायरेक्शन देना करंट को, बस। ठीक है, एक डेफिनेट डायरेक्शन देना करंट को। ठीक है, देख लेते हैं अब इनका क्वेश्चन क्या था। एसी जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। नहीं भाई, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। ऑप्शन बी, एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स, ये सही है, वाइल डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं क्या बोल रहा है। डीसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज, ना है। एसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज, नहीं, कोई भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। द रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ एन एसी जनरेटर इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट बाय मींस ऑफ स्लिप रिंग्स। इन अ डीसी जनरेटर द कम्यूटेटर इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शंस ऑफ द नेचुरल alternating voltage every half cycle. So AC generator has slip rings while DC generator has commutator। तो देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन तो अच्छा नहीं है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एसी जनरेटर का और डीसी जनरेटर का। बढ़ते हैं 65th क्वेश्चन पे। RAS 94 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है ऑल्टरनेट करंट इज नॉट प्रेफरेबल। ठीक है, तो हमने ऑल्टरनेट करंट देखा था जो नेचुरली रिवर्स करता रहता है, रिवर्स डायरेक्शन में, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? तो कैलकुलेटर्स में, वॉचेस में, मोबाइल फोन्स में। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? तो घर के अप्लायंसेस के लिए, मोटर्स के लिए, बैटरीज के लिए, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है। ठीक है, मोटर में हो गया, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करना हो गया, टोस्टर हो गया घर में, ये सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिंग करंट की मदद से की जाती है। ठीक है, जो बैटरी होती है वो क्या होती है? डीसी होती है। डायरेक्ट करंट, बैटरी, वोल्टेज, रिस्ट वॉच, कैलकुलेटर्स, फोन्स, ये सब यूज होता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट प्रेफरेबल टू चार्ज स्टोरेज बैटरी। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। ऑल्टरनेटिंग करंट में बैटरी स्टोर नहीं होती है, ये हमने देखा था। डीसी और एसी में जब डिफरेंस देख रहे थे तो हमने ये देखा था, डीसी करंट क्या करती है? बैटरी स्टोर कर लेती है। ठीक है, पावर स्टोर कर लेती है, मतलब ये स्टोरेज बैटरी होती है इनके पास। ठीक है, जैसे आप मोबाइल चार्जर होता है आपका, जब चार्ज कर लीजिए तो बैटरी स्टोर हो जाती है ना, बैटरी स्टोर हो जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट करंट यूज कर रही होती है। ठीक है, बैटरी स्टोर हो जाती है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? अब जब तक बिजली आ रही है तभी तक तो घर जलेगा। ठीक है, तभी तक तो घर में बिजली जल रही होगी। जैसे ही बिजली कट जाएगी, आपके पास कोई भी स्टोरेज नहीं है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट एनर्जी स्टोर नहीं करती है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट एनर्जी स्टोर नहीं करती है या पावर स्टोर नहीं करती है, बल्कि डीसी क्या करती है? स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होती है। तो इसका देख लेते हैं, आंसर यही है, टू चार्ज इलेक्ट्रिक स्टोरेज बैटरी। ठीक है, स्टोरेज बैटरी में नहीं यूज होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट कर सकती है, इलेक्ट्रिक टोस्टर हीट कर सकती है, लेकिन चार्ज स्टोरेज बैटरी नहीं कर सकती।
क्योंकि डायरेक्ट करंट इज यूज टू चार्जिंग द बैटरीज विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। अभी हमने बताया था आपको इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी करंट को मतलब डायरेक्ट करंट को एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट में, और रेक्टिफायर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को रेक्टिफायर सॉरी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में पूछा है और यूपी पीसीएस 2006 में पूछा है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारे एग्जाम्स के जितने भी आसपास से एग्जाम्स होते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इन सारों का आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्योंकि घूम फिर के सवाल ऐसे ही आते हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2008 में पूछा है, तो वही चीज़ 2006 में यूपी पीसीएस में पूछ ली गई थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। तो अभी हमने आपको बताया ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन चेंज करता है, तो रेक्टिफायर करता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग में कन्वर्ट करता है। ये आप एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर ऐसा ही सवाल पूछेगा तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का ये गलत नहीं होगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपका ये तो बिल्कुल ही आप ये गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, इन्वर्टर और रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। इन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट चेंजेस डायरेक्ट करंट इनटू ऑल्टरनेटिंग करंट। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है वो खाली वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, वो एसी करंट को डीसी करंट में नहीं चेंज करता है। और ट्रांसफार्मर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में ही वोल्टेज क्या करता है, वैरी करता है, अप एंड डाउन करता है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डेफिनेट फ्लो ऑफ करंट होता है, इसीलिए डेफिनेट फ्लो ऑफ वोल्टेज होता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने अपने चैप्टर में की हुई हैं, बस हल्का सा ओवरव्यू ले लिया। द ट्रांसफार्मर सप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम पावर ग्रिड टू दोज अप्लायंसेस व्हिच यूज डिफरेंट वोल्टेजेस। ट्रांसमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद द एड ऑफ एंटीना प्रोड्यूसेस दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपसे बोल रहा है एमपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है असर्शन रीजन का स्टेटमेंट है। ये कह रहा है, इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। मतलब आपका जो बिजली का बिल बनता है वो किलोवाट आवर के बेसिस पे बनता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो ऑब्जर्वेशन की बात है। आपने बिजली का बिल देखा होगा, आपने देखा होगा आपने कितना किलोवाट आवर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या है इसका, इलेक्ट्रिक सिस्टम इन इंडिया वर्क्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। ये तो नहीं है रीज़न, ये नहीं होना चाहिए रीज़न, ये रीज़न ही नहीं है। ठीक है, उनको सहूलियत होती है किलोवाट आवर में, इसलिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स क्या देखी थी, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स देखी थी वॉट इनटू आवर, कितने वॉट बिजली आई, कितने घंटे आई, डिवाइडेड बाय 1000, जो कि किलोवाट आवर में हमको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हम लोग ने शुरुआत के एग्जाम्पल्स में देखा था, सॉरी एग्जाम्पल्स कह रहे क्वेश्चंस में देखा था कि कैसे इसका एप्लीकेशन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट आर जो है वो गलत है। असर्शन वाला सही है और आर गलत है। ठीक है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, नहीं। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, नहीं। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, आंसर सी है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज पे काम करता है, ना कि 60 हर्ट्ज पे। ठीक है, 50 hertz frequency of power transmission is fixed in our country for normal operation of the power grid। ठीक है, तो 50-60 हर्ट्ज पे ये 50 हर्ट्ज पे ये काम करता है। एक जगह कहीं हमने पढ़ा था, शायद अब 60 हर्ट्ज कर दिया गया है, तो आप हमें बताइएगा जरा कंफर्म करके कि अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है इंडिया का वो कितने फ्रीक्वेंसी पे, कितने हर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है, आप ये हमको ढूंढ के थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा, हम आपको थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ ले लीजिएगा प्लीज़, और हमें ये बताइएगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, और इफ in there an increase or decrease of 0.5 hertz is acceptable, but if it increases or decreases more than that limit the grid gets failed. In India electricity distribution companies calculate the consumption of electricity in kilowatt per hour units। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 यूपीपीसीएस 92 का क्वेश्चन है, 1992 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन ऑफ पावर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ पावर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना ही आपको
कहीं पे न्यूज़पेपर में भी मिलेगा। ये आपको बस अपने समझ से, अपनी कॉमन सेंस से क्वेश्चन समझना होगा और मार्क करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन है। टेलीविज़न है, फिर फ़ैन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है, फिर इलेक्ट्रॉनिक केटल है, ठीक है। हमारे हिसाब से फ़ैन जो है सबसे कम लेता है, ठीक है। इनमें से फ़ैन सबसे कम लेता होगा, फ़ैन से ज़्यादा टीवी लेता होगा, टीवी के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक केटल। प्रेस भी कम लेता होगा, इलेक्ट्रॉनिक केटल ज़्यादा लेता होगा, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं टीवी जो है ज़्यादा, क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों इसको प्रोड्यूस करना होता है, तो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक केटल को तो बॉइलिंग पॉइंट पे लाना होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक केटल जो होती है स्टीम जनरेट करती है, तो स्टीम जनरेट करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। लगभग 540 कैलोरी की हीट चाहिए होती है, ठीक है। 540 कैलोरी की हीट चाहिए होती है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने आपको हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ाया था कि एक वाटर ड्रॉपलेट को स्टीम में कन्वर्ट होने में कितनी हीट एनर्जी लगती है, तो 540 कैलोरी हीट लगती है, ठीक है। 540 कैलोरी हीट लगती है। और आपको याद है कि हमने आपको क्या पढ़ाया था कि कोई भी सॉलिड है, सॉलिड आइस है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में, सॉलिड आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट लगती है, तो वो 80 कैल की एनर्जी रिक्वायरमेंट करती है, ठीक है। 80 कैलोरी लगती है, 80 कैलोरीज लगती हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी। देखा, एक एप्लीकेशन पढ़ा और कहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, यहाँ हम लोग पावर में यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, टेलीविजन, फैन, नहीं टेलीविजन तो गलत ही होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, फैन बिल्कुल सही है, टेलीविजन बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, हाँ ये सही लग रहा है हमको, इलेक्ट्रॉनिक केटल बिल्कुल सही बात है, केटल सबसे ज़्यादा लेगा, अभी हमने आपको बताया, क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होगी वाटर ड्रॉपलेट्स को स्टीम में कन्वर्ट करने में, ठीक है। केटल क्या करता है, केटल बॉईल करता है ना पानी, ठीक है, तो बॉईल हो रहा है मतलब स्टीम बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, ना भाई ये तो बहुत आसान था। प्रेस तो बहुत ज़्यादा लेता है, जब हमारे यहाँ क्या होता था पहले, अब तो ठीक हो गया है वोल्टेज, कम से कम को लगता है 4-5 साल पुरानी बात है। जब भी प्रेस लगाते थे कोई भी, मतलब पापा मम्मी भाई कोई प्रेस लगाता था, तो क्या करते थे ये लोग कि बोलते थे सारी सारी चीज़ें बंद कर दो, सारी अप्लाइंसेस बंद कर दो, प्रेस लगा हुआ है। तो हम लोग इतना भयभीत हो जाते थे जब प्रेस लगता था कि सारा पंखा बिजली बंद करके बैठे हुए हैं भैया, प्रेस लगा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि उस समय वोल्टेज कम आता था हमारे गांव साइड में, इसलिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेट्स अ पावर रेटिंग फॉर एवरी इक्विपमेंट विच शोज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय स्पेसिफिक डिवाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाय द पावर रेटिंग आर। सबसे कम फैन लेता है, फैन के बाद टीवी लेती है पावर, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस लेता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक केटल लेता है, ठीक है। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। यूपीपीसीएस में 2011 का क्वेश्चन है, द अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, ठीक है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों है, ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। हमारा जो कोर है उसमें क्या भरा है, कोर में हमारे निकल और आयरन भरा है, नाइफ लेयर है ना, नाइफ लेयर है, ठीक है। नाइफ लेयर है, कोर आयरन और निकल, ठीक है। आयरन और निकल की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ ह्यूज मैग्नेट, नहीं भाई कोई मैग्नेट नहीं है। ऑप्शन सी मूविंग चार्जेस इन स्पेस, तो स्पेस में अर्थ से क्या मतलब, ये भी गलत हो गया। डी नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन ए सही है। The Earth's magnetic field is believed to be generated by electric currents in conductive material of its core created by convection currents due to heat escaping from the core, ठीक है। तो हीट क्या हो रही है, एस्केप हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, ठीक है। नाइफ जो लेयर है वो जनरेट कर रही है, आयरन और निकल की जो लेयर है, कोर लेयर है, वो जनरेट कर रही है, ठीक है। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 71 देखते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2014, 2006, 2000 में पूछा है, एमपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा है, ठीक है। लगता है ये पेपर सेटर्स को कोई काम नहीं होता, बहुत कामचोर होते हैं ये लोग, कहीं कहीं का दूसरे स्टेट्स का क्वेश्चन उठा लेते हैं और बोलते हैं कि हमने बनाया है, हमने बनाया है, ठीक है। चलिए ठीक भी है, अच्छी बात है, हम ही लोग का फायदा है, ठीक है। तो 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या होगा, या तो बैटरी होगी, बैटरी नहीं होगी तो क्या होगा, सोलर सेल्स लगे होंगे, जिससे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए सोलर सेल्स, बिल्कुल सही बात है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सोलर सेल्स
सेल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, सोलर सेल्स यूज़ किए जाते हैं। अभी एक शायद सैटेलाइट कोई जनरेट की गई थी, मतलब बनाई गई थी, जिसमें मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर था, पर वो सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी डायनमो, नहीं भाई डायनमो नहीं है। ऑप्शन डी थर्मोफाइल, नहीं भाई थर्मोफाइल क्या होगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं सोलर सेल्स होल्ड करती हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको मिल पाती है, ठीक है। तो बस इतना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, देखते हैं। यूपीपी से प्री 2010 का क्वेश्चन है। ये आपसे बोल रहा है स्पेस बेस्ड सोलर पावर इज सजेस्टेड टू बी अ नेशनल गोल, ठीक है। स्पेस बेस्ड सोलर पावर मतलब जो सोलर पावर आएगी स्पेस से आएगी। स्पेस मतलब ये सन है हमारा, ये बीच में स्पेस है, ठीक है। तो ये कोई बात करी जा रही है, ठीक है, ये कोई बात करी जा रही है, उस टाइम की बात होगी 2010 की, ठीक है, 2010 की ये बात होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं स्पेस बेस्ड सोलर पावर इज सजेस्टेड टू बी अ नेशनल गोल, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सोलर पावर क्या है, अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी सोलर की। कभी सोलर तो ऐसा है नहीं कि सोलर में जैसे हमारे यहाँ होता है बिजली विभाग में आग लग गई, या बिजली विभाग में यहाँ पानी बरसा तो बिजली विभाग ने लाइट काट ली, आंधी आई तो पोल उखड़ गए, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब उनके जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं, पर सन से कोई मतलब होता नहीं है, सन तो रोज निकलेगा, एनर्जी रोज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही लग रहा है। आर क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, सप्लाई ऑफ एसबीएसपी मतलब स्पेस बेस्ड सोलर पावर इज 99% अनइंटरप्टेड थ्रू आउट द ईयर बिसाइड्स एनॉर्मिटी ऑफ एनर्जी अवेलेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेन लग रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ए, हाँ ए सही आंसर है, ठीक है। तो स्पेस बेस्ड सोलर पावर इज द सिस्टम फॉर कलेक्शन ऑफ स्पेस पावर इन स्पेस फॉर द यूज ऑन अर्थ। एसबीएसपी वुड differ from current solar collection methods in such a way that that the means used to collect energy would reside on an orbiting satellite instead of earth surface, ठीक है। तो एक सरफेस एक स्पेस में एक सैटेलाइट मूव करती रहेगी, उस पर कुछ ऐसा मशीन लगा दी जाएगी, माउंट कर दिया जाएगा कोई सिस्टम स्पेस बेस्ड सोलर पावर, जिससे अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी। द पावर इज देन transmitted via electromagnetic waves at 2.4 gigahertz to dedicated receiver stations on Earth. Rectina convert the electromagnetic energy into electricity, which is used in the local grid. The supply of SBSP will be 99% uninterrupted throughout the year, besides enormity. Former President Dr. APJ Abdul Kalam suggested that space-based solar power should be made national goal, ठीक है। तो उस समय के साइंटिस्ट थे जो कलाम जी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको कौन नहीं जानता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, और प्रेसिडेंट भी रह चुके थे अब्दुल कलाम साहब। तो उन्होंने ये आइडिया डिस्कस किया था, ठीक है। बढ़ते हैं आईएएस क्वेश्चन 2014 की ओर, क्वेश्चन नंबर 73। अब यहाँ पे फोटोवोल्टाइक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगेन ऐसे क्वेश्चन हम लोग जनरली कम ही पढ़ते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि फोटोवोल्टाइक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फोटोवोल्टाइक्स क्या होता है, सोलर सेल में लगे होते हैं, जो सोलर लाइट आती है उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। वाइल सोलर थर्मल इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस सन्स रेज टू जनरेट हीट, ठीक है। सोलर थर्मल है मतलब सोलर की पावर थर्मल में, थर्मल मतलब हीट एनर्जी, विच इज फर्दर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए आईएएस इतना सही क्वेश्चन बनाता है कि अपने आप को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। अगर जरा सा भी आप में रिस्क लेने की क्षमता है और समझने की क्षमता है, तो आप इस क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 1 तो सही मान लिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 तो कम से कम आप सही मार पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी भी कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस फोटोवोल्टाइक्स के बारे में आपको पता है। ये जो सन से एनर्जी आती है उनको क्या करता है, डायरेक्ट कन्वर्ट करता है लाइट को हीट इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर थर्मल नाम से ही पता चल रहा है कि सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 कह रहा है फोटोवोल्टाइक जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग करंट वाइल सोलर थर्मल जनरेट्स डायरेक्ट करंट। अब यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन दिया हुआ है, तो मतलब डायरेक्ट करंट हुआ ना, फोटोवोल्टाइक जनरेट करेगा, ठीक है। फोटोवोल्टाइक कैसे जनरेट करेगा, डायरेक्ट करंट जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन 2 गलत हो गया। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक्स, ठीक है। ना ही इंडिया के पास सोलर थर्मल की थी, और फोटोवोल्टाइक्स की तो हो गई है, अब फोटोवोल्टाइक्स की हो गई है, ठीक है। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी की तो हो गई है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, फोटोवोल्टाइक्स की हो गई है, सोलर थर्मल की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 ऑप्शन सही, सॉरी 1 ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, 3 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 ए ओनली, हाँ ये सही है, ठीक है।
ठीक है। तो photovoltaics refers to technology which converts light into electricity using semiconductor materials that exhibit photovoltaic effect. Solar cells produce direct current electricity from sunlight. डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, खुद ही बता दिया था। तो इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो चुका था। ऑन द अदर हैंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी by absorbing it, which can be further used for electricity generation. In 2014, MNRE, जो Ministry of New and Renewable Energy है, informed that India has capacity of generating 2000 megawatt electricity through photovoltaic modules. इसका मतलब ये होता है कि इनके पास, इंडिया के पास फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा, ए होगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। देखा, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें आपका एकदम कॉमन सेंस यूज हो रहा है, अवेयरनेस यूज हो रही है कि आप जो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, क्या वो सेकंड स्टेटमेंट में अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर अप्लाई कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन IAS प्री 2020 में पूछा गया है विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स। देखा, सोलर वाटर पंप से पूछा था। अभी 2013 में फोटोवोल्टाइक्स पूछा था, सोलर टेक्नोलॉजी पूछा था, और अब 2016 में पूछा था ये। ठीक है, और 2020 में इन्होंने सोलर वाटर पंप्स पूछ लिया था। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ऑब्जर्व करें, तो कहीं ना कहीं से इनके जो टर्म्स होते हैं वही ये कहीं ना कहीं से रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो थीम होती है वो सेम होती है, क्वेश्चंस चेंज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, थीम वही चल रही थी। पहले हम लोग ने देखा था फोटोवोल्टाइक्स में पूछ रहे हैं, फिर सोलर वाटर में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो थीम्स वही दिख रही थी। अब देख लेते क्या पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले बोल रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 बोल रहा है आपसे, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स बट नॉट फॉर समरसेबल पंप्स। ठीक है, अब आप इसमें कॉमन सेंस लगाइए। सोलर पावर हम अपने घर में लगाते हैं तो सरफेस पंप तो चल जाता है। ठीक है, तो जो समरसेबल पंप है जिसमें नीचे से पानी आता है, वो क्या नहीं चलता है? वो भी चलता होगा। ठीक है, वो भी चलता है। तो हमने हमारे घर में सोलर लगा है, हमने देखा है। ठीक है, वो जो प्रधानमंत्री साहब की योजना आई थी हर घर सोलर, उसमें हमने भी लगवा लिया है। तो हमको पता है कि सरफेस पंप्स भी यूज़ करता है और समरसेबल पंप्स भी यूज़ होता है सोलर पावर में। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि सोलर पावर क्या है, सोलर पावर अगर घर में लगा है, घर में सरफेस पंप्स भी होंगे और सबके घर में समरसेबल भी होता है। ठीक है, तो समरसेबल भी तो चलेगा। तो अब समरसेबल चल ही नहीं रहा है सोलर पावर से, तो क्या मतलब हुआ? सोलर पावर तो सब कुछ चलाना चाहिए हमारे घर के अप्लायंसेस को। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन टू सॉरी ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो गया। ऑप्शन 2 कह रहा है, सॉरी स्टेटमेंट 2 कह रहा है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। ये भी गलत है। काहे पिस्टन में क्या दिक्कत है भाई? पिस्टन कौन सा ब्याज खाए हैं सोलर पावर का कि नहीं चलेंगे? तो सोलर पावर सेंट्रीफ्यूगल पंप भी चलाएगा और पिस्टन वाले पंप्स भी चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए डी, नन ऑफ द अबव। ये इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सोलर पावर पंप्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी generated by photovoltaic cells or the radiated thermal energy available from collected sunlight as opposed to grid electricity or diesel and water pumps. Solar power can be used for running surface pumps as well as submersible pumps. Solar powered submersible pumps support varied applications like field irrigation, supply potable water while drawing water from underground water sources like borewells or sumps. ठीक है, some submersible use same centrifugal mechanism as surface pumps while other use positive displacement mechanism. A solar powered reciprocating pump is class of positive displacement pump with piston. ठीक है, तो इतना आप लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं पड़िएगा, बस रट्टा मार लीजिए कि सोलर पावर जो है उसका वाइड एप्लीकेशन है। उसका सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में भी है, पिस्टन पंप्स में है, सरफेस पंप्स में है, सबमर्सिबल पंप्स में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75 लेते हैं, उत्तराखंड पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल्स कहाँ किस में यूज होता है? तो सिलिकॉन यूज होता है सोलर सेल्स में। ठीक है, सिलिकॉन यूज होता है सोलर सेल्स में। सोलर सेल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सोलर एरेज दैट कन्वर्ट रेडिएंट लाइट फ्रॉम सन into electricity that is used to produce power electrical devices. Solar cell contain materials with semiconducting properties. ठीक है, semiconducting properties होती हैं in which their electrons become excited and turn into an electrical current when struck by sunlight. While there are dozens of variations of solar cells, the most common types of these are made up of crystalline silicon and those made with thin film technology. The majority of solar cells on the market today are made of silicon. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिलिकॉन यूज होता है सोलर सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है?
फोटोवोल्टाइक सेल्स है। तो अभी हमने पढ़ा फोटोवोल्टाइक क्या होता है, फोटो से नाम समझ में आ जाएगा, फोटो मतलब एक तरह से फोटोन होता है। फोटोन कहाँ से आता है, सोलर में से आता है फोटॉन्स, तो सोलर सेल्स होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेस्ड ऑन फिनोमेनन कॉल्ड फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। अ फोटोवोल्टाइक सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सिस्टम where photovoltaic effect is utilized to produce electricity from light energy. Silicon is the most widely used semiconductor material। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर 77 क्वेश्चन फोटोवोल्टाइक सेल्स इज रिलेटेड टू, एकदम रिपीट पूछ लिया है। ये देखिए एक ही साल में ही रिपीट चीज पूछ ली है, सोलर एनर्जी। ठीक है, आरएएस में और यूपीपीसीएस में दोनों ही 2016 में पूछ ली है फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत जगह पूछा गया है, काफ़ी जगह पूछा गया है। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपी पीसीएस मेंस में, बीपीएससी में, आरएएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, ये सारी जगहों पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्या क्वेश्चन है। तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग। तो जब हम लोग क्वेश्चन अपने चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने आपको कंडक्टर्स की एक लिस्ट दे दी थी और इंसुलेटर्स की लिस्ट दे दी थी। तो कंडक्टर्स में कौन कौन से थे, कंडक्टर्स में जैसे थे सिल्वर थे, कॉपर थे, एल्यूमिनियम थे। इंसुलेटर में पेपर थे, वुड थे, चारकोल थे, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सब इंसुलेटर्स थी। ठीक है, तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो हमने देखा था वो क्या था, वो हमने सिल्वर देखा था। सिल्वर के बाद कौन सा था, सिल्वर के बाद कॉपर था। ठीक है, और कॉपर के बाद था एल्यूमिनियम। ठीक है, ये तीन जो थे बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हमने देखे थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिल्वर, याद रखिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विद्युत चालक सिल्वर है, मतलब सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर धातु जो है सबसे अच्छी कंडक्टर होती है। ठीक है, विद्युत की चालकता के आधार पर पदार्थों को कुचालक, अर्धचालक, सुचालक तथा अतिचालक आदि वर्गों में बांटा जाता है। विद्युत के अन्य सुचालक पदार्थ मतलब कंडक्टर्स एसिड होते हैं, क्षार होते हैं, लवण होते हैं, लगभग सभी धातुएं, सारे मेटल्स होते हैं। जबकि अचालक या कुचालक कौन होते हैं, मतलब नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कौन होते हैं, तो हमने आपको बताया वुड होता है, रबर होती है, पेपर होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, प्लास्टिक होते हैं, माइका होता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन कहाँ पे यूज होता है, हमने देखा था सोलर सेल्स में यूज होता है। कार्बन होता है, जर्मेनियम होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसीएफ आरएफओ का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये कौन सा डिवाइस है, तो हमने कई डिवाइसेस देखे थे, उनमें से एक डिवाइस हमने देखा था बैटरी का। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या होते हैं, बैटरी के अंदर केमिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल सेल्स होते हैं। जो कैथोड एनोड होते हैं वो केमिकल सेल्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, और बैटरी क्या करती है, उन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका आंसर होगा बैटरी। मोटर क्या करती है, आपको पता है, मोटर करती है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है मोटर। जनरेटर क्या करती है, जनरेटर जो है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, मूविंग कॉइल मोटर, तो मोटर तो वही हो गई इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। एनडीए के सवाल इसलिए हम इस कंसिडर कर रहे हैं अपने इस वीडियो में क्योंकि एनडीए सीडीएस के भी कुछ एप्लीकेशन के सवाल होते हैं जो हमसे पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग इनको भी देख लेंगे ताकि हमारी जो कंसेप्चुअल टेस्टिंग है वो थोड़ा हाई लेवल पे हो जाए, ताकि जो भी ऐसे क्वेश्चन आने हैं जो कि ज़्यादातर बच्चे लीव कर देंगे या ज़्यादातर बच्चे नहीं अटैम्प्ट करेंगे, तो वो आप उनमें से हों जो इनको अटैम्प्ट करें विद हाई एक्यूरेसी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपसे एनडीए एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि वाई आर द टायर ऑफ एयरक्राफ्ट मेड ऑफ कंडक्टिंग रबर। तो जो एयरक्राफ्ट के टायर होते हैं, हवाई जहाज के जो विमानों के टायर होते हैं वो कंडक्टिंग रबर्स के लिए क्यों यूज होते हैं। ठीक है, वो कंडक्टिंग रबर्स के क्यों बने होते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग रबर्स मतलब क्या करेंगे ये, तो जो भी चार्ज जनरेट होगा उसको पास ऑन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग लिखा है ना, तो मतलब क्या होता है, अलाउ कर देंगे अपने के थ्रू पास होना। ठीक है, तो इसलिए यूज होता होगा। ठीक है, ये हमने निकाला है सिर्फ वर्डिंग से। ठीक है, हमने वर्डिंग्स को डिकंस्ट्रक्ट करके इनकी मीनिंग निकाली है। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ये है, सो दैट चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट बाय रबिंग द एयर कैन इजीली बी ट्रांसफर टू ग्राउंड ऑन लैंडिंग। ठीक है, तो जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था एयर में, एयरक्राफ्ट पे, क्योंकि एयर से जब ऊपर गए थे तो एयर में क्या हुआ था, फ्रिक्शन हुआ था, उससे चार्ज जनरेट हुआ था। तो ये चार्ज कहीं पे ट्रांसफर किया जाए, तो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, तो ग्राउंड पे ट्रांसफर किया जाएगा। कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, रबर के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एकदम सही हो जाता है, स्टेटमेंट ए सही लग रहा है। सो दैट
चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट बाय रबिंग द एयर कैन ईजिली बी ट्रांसफर टू ग्राउंड ऑन लैंडिंग। ठीक है, लैंडिंग पे क्या होगा, ये जो पहिया होता है, ये पहिया होता है रबर का होता है, तो इसमें चार्ज जो इकट्ठा हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, ठीक है, क्या होते हैं, ये पास ऑन हो जाते हैं रोड पे, ठीक है, रोड पे या ग्राउंड पे पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आग नहीं लगती है, इससे जो है टायर खराब नहीं होता है, आग नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा, सो दैट चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट बाय रबिंग द एयर कैन इजीली बी ट्रांसफर टू ग्राउंड ऑन लैंडिंग। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं, सो दैट द चार्ज एक्यूमुलेटेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन द एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट कैन इजीली बी ट्रांसफर टू ग्राउंड ऑन लैंडिंग। ठीक है, ये गलत लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थोड़े ना ऑपरेशन में अपने चार्ज जनरेट करने लगते हैं, चार्ज तभी जनरेट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 गलत है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो कंडक्टिंग रबर यूज होता है। ठीक है, अगर आपसे ये उल्टा पूछ लिया जाए कि एयरक्राफ्ट के टायर्स में कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है, तो आपको याद रखना है रबर। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है रबर क्यों यूज होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि जो चार्ज एक्यूमुलेट होता है एयरक्राफ्ट में इन फ्लाइट बाय रबिंग द एयर कैन ईजिली बी ट्रांसफर टू ग्राउंड ऑन लैंडिंग। ठीक है, ये इसका सही आंसर है और कंडक्टिंग मटेरियल होगा रबर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है, यू आर ट्रैवलिंग इन अ स्टॉर्म बाय कार। ठीक है, कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी तूफान में, स्टॉर्म में। ठीक है, इस स्टॉर्म में क्या होता है, थंडर और लाइटनिंग होती है, थंडर और लाइटनिंग होती है। ठीक है, थंडर आवाज़ होती है, मतलब गड़गड़ाहट होती है, बादल गरजते हैं, और लाइटिंग होती है, बिजली चमकती है। ठीक है, बिजली क्यों चमकती है, तो बिजली चार्ज पार्टिकल्स के रिएक्शन की वजह से चमकती है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स के रिएक्शन की वजह से बिजली चमकती है, इतना तो पता होगा आपको। ठीक है, तो व्हाट विल यू सेलेक्ट टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग। ठीक है, अब आप कार से जा रहे हैं तूफान में, जहाँ पे लाइटिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग भी हो रही है और थंडर भी हो रहा है। ठीक है, तो लाइटिंग ने बचने के लिए आप क्या करेंगे, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्टे इन द कार, ऑप्शन बी शेल्टर अंडर द ट्री, ऑप्शन सी कम आउट एंड लाई डाउन ऑन लैंड, ऑप्शन डी टच द नियरेस्ट इलेक्ट्रिकल पोल। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या होता है, अगर कोई ऐसा शेल टाइप की चीज़ है, ठीक है, कोई शेल टाइप की चीज़ है, तो जो करंट पास होगा वो उसके सरफेस पे पास होता है। ठीक है, कोई बॉडी है, कोई इंसुलेटिंग बॉडी है या कंडक्टिंग बॉडी है, तो वो उस जो सेल पास होता है वो उनके सरफेस पे पास होता है। ये हम लोग ने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि फ्लो कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करते हैं, सरफेस पे फ्लो करते हैं। ठीक है, सरफेस से ऐसे 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 सरफेस से फ्लो करते जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आप कार के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सरफेस, तो जो लाइटनिंग हो रही है यहाँ पे, ये लाइटनिंग हो रही है, मान लीजिए ये यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइटनिंग हो रही है, तो क्या होगा, ये चार्जेस हैं, ब्लू कलर के चार्जेस हैं, मान लीजिए ये कार के इर्द गिर्द ही चले जाएंगे। ठीक है, कार के सरफेस पे रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा, आपको लाइटिंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि कार के अंदर रहें। ठीक है, देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, चूंकि खोखले गोले या शेल के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, तो ये खोखला कोई हॉलो सेल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जनरली इलेक्ट्रिसिटी एंटर नहीं करती है, बस उनके सरफेस पे ही निकल जाती है। ठीक है, कि जिस गोले के भीतर आवेश भी शून्य होगा, इस दशा में विद्युत आवेश सिर्फ बाहरी सतह पर रहता है। ठीक है, तो जो कोई हॉलो मटेरियल है उसके सिर्फ सरफेस पे ही क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है। चूंकि बंद कार एक खोखले गोले की तरह कार्य करती है, अतः आकाशीय तड़ित मतलब बिजली की दशा में इसमें बैठे हुए व्यक्तियों को आकाशीय बिजली का प्रभाव महसूस नहीं होगा और वह पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। अतः तड़ित आकाशीय बिजली की दशा में हमें कार के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये रीज़न होता है, कोई एक हॉलो बॉडी है तो क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो लाइटिंग होती है वो कहाँ से फ्लो करती है, वो सरफेस से फ्लो करती है, वो अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो अंदर नहीं जाएगी तो आप सेफ हैं, आपके पास नहीं आएगी। तो ये चीज़ होती है कि जब भी लाइटिंग होती है तो कार में रहना उचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कार में स्टे करना सबसे सही रहेगा,
कार में स्टे करना, कार के अंदर रहना सबसे सही होता है जब भी आकाशीय तड़ित होती है या बिजली चमकती है, ठीक है। इसका आंसर है तो हम लोग ने देख लिया था, पर अच्छा एक्सप्लेनेशन देखना था तो हमने अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके लिए लगा दिया, ठीक है। ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्टॉर्म बीइंग इनसाइड अ कार इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन नोन एज फैराडे केज इफेक्ट, ठीक है। तो एक इफेक्ट होता है जिसको फैराडे केज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों सेफ है ये हम लोग बात कर लेते हैं। मेटल बॉडी ऑफ अ कार एक्ट्स एज कंडक्टर एंड इफ द लाइटिंग स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज आउटसाइड द आउटर सरफेस ऑफ द कार एंड इवेंचुअली टू द ग्राउंड, ठीक है। ये कार है मान लीजिए, ठीक है, ये कार है, ये दो पहिए हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप अफसर हैं तो आपके यहाँ नीली बत्ती भी लगी हुई है, ठीक है। अब तो नीली बत्ती हटा दी है, लेकिन आपको एक इंस्पिरेशन देने के लिए ये आप नीली बत्ती में घूम रहे हैं, ठीक है। नीली बत्ती आपकी कार है और आगे लिखा हुआ है STM, ठीक है, SDM, ठीक है। अब SDM साहब की गाड़ी जा रही है, यहाँ से बिजली चमकती है, ऐसे बिजली चमक रही है, ठीक है, बिजली चमक रही है, ठीक है। तो जो बिजली आएगी इस आप अंदर रहिएगा जब बिजली तड़के मतलब बिजली जब चमके तो, या बिजली जब हो तो अब आप जब तक लाइटनिंग हो तब तक आप कार के अंदर रहिए। क्यों? क्योंकि फैराडे केज इफेक्ट कहता है कि कार जो है एक कंडक्टर है, ठीक है। कार एक कंडक्टर है और कार के आउटर सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, ये ट्रैवल करेंगे आउटसाइड द सरफेस, और क्या होगा, ये यहाँ से निकल के ग्राउंड पे चले जाएंगे, ठीक है। ये अंदर आपको हार्म नहीं करेंगे, ठीक है, अंदर आके आपको हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए कार के अंदर स्टे करना सेफ हो जाता है, ठीक है। इसलिए कार के अंदर स्टे करना सेफ हो जाता है। और ऑप्शंस देख लेते हैं क्यों गड़बड़ है, ठीक है। वाई अदर ऑप्शंस आर अनसेफ, अदर ऑप्शंस जो है अनसेफ क्यों है ये भी जानना जरूरी है। शेल्टर अंडर द ट्री, ठीक है। जब भी आप अंडर द शेल्टर ट्री लेते हैं, मतलब पेड़ के नीचे चले जाते हैं जब बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं, तो ये क्यों हानिकारक है या क्यों खतरनाक है। क्योंकि क्या होता है कि ये मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है और यहाँ से बिजली कड़क रही है, ठीक है। बिजली कड़की यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए और यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है। तो यहाँ से चार्ज पास होके आप पे आ सकते हैं, ठीक है, चार्ज पास होके आप पे आ सकते हैं। टेकिंग शेल्टर अंडर अ ट्री इज एक्सट्रीमली डेंजरस ड्यूरिंग लाइटनिंग बिकॉज ट्रीज अट्रैक्ट लाइटनिंग ड्यू टू देयर हाइट। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये एनर्जी जो है, लाइटनिंग जो है अब्जॉर्ब करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनका एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है और हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है। और अगर यहाँ पे लाइट पड़ती है तो इनका ग्राउंड पे लाइट जाती है, ठीक है। इनकी ग्राउंड पे जब पूरी जगह से जाती है तो ऐसे ऐसे होते हुए जाती है जिससे आपको भी हार्म हो सकता है। एंड इफ स्ट्रक द करेंट कैन स्प्रेड थ्रू ग्राउंड एंड इंजर पीपल नियर बाय, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सिर्फ सरफेस पे नहीं आती है क्योंकि कंडक्टर नहीं है, ठीक है, कंडक्टर नहीं है। और इनका क्या है, ये पूरी तरीके से एक्सपोज रहते हैं लाइटिंग और थंडर की वजह से, ठीक है, थंडर और लाइटिंग की वजह को से पूरे एक्सपोज रहते हैं ये। तो यहाँ पे जब लाइटिंग आएगी और जब ग्राउंड पे जाएगी तो ग्राउंड पे जाते टाइम जो इंसान आसपास खड़े हैं उनको भी हार्म कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन सी है कम आउट एंड लाई डाउन ऑन द लैंड, ये भी गलत है। लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड इंक्रीजेज योर कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से आपका कॉन्टैक्ट बढ़ा देता है विच इंक्रीजेज रिस्क ऑफ इंजरी फ्रॉम द ग्राउंड करेंट्स इफ लाइटिंग स्ट्राइक्स नियर बाई। ऑप्शन डी टच द नियरेस्ट इलेक्ट्रिक पोल, अरे भाई ये कौन करेगा, ठीक है। विद्युत खंभे को तो छूना वैसे भी आप नहीं छू सकते हैं और लाइटिंग में तो बिल्कुल ही नहीं छू सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल्स एंड सिमिलर स्ट्रक्चर आर ऑल्सो लाइकली टू अट्रैक्ट लाइटनिंग मेकिंग देम एक्सट्रीमली डेंजरस टू टच ड्यूरिंग स्टॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कार क्या है, कार एक कंडक्टिंग बॉडी है और कंडक्टिंग बॉडी में कौन सा इफेक्ट लगता है, फैराडे केज इफेक्ट लगता है, जो क्या कहता है कि कंडक्टर एक केज की तरह हो जाता है, एक पिंजड़े की तरह हो जाता है और इसके पिंजड़े के सिर्फ सरफेस पे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्लो होते हैं और फ्लो होके ग्राउंड पे चले जाते हैं, ठीक है, फ्लो होके ग्राउंड पे चले जाते हैं विदाउट हार्मिंग एनीवन इनसाइड दैट शेल और इनसाइड दैट केज, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे।